जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक और शानदार क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स की। एक एक क्वेश्चन देखेंगे, किस क्वेश्चन में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। ठीक है, आप लोग छोटे छोटे प्यारे प्यारे नोट्स बनाते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या आता है। ठीक है बच्चे, Who received the Global Tourism Award 2025 on behalf of the आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। यहां पे देखिए, आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक अवार्ड मिला है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड। ठीक है, याद रखना, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक है, याद रखना, दिल्ली में इनको, दिल्ली के अंदर में, ठीक है, इनको क्या मिला है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड मिला है। ठीक है, टूरिज्म अवार्ड मिला है, याद रखना। ठीक है बच्चे, अब सवाल ये आता है कि ये किसने रिसीव किया हुआ है आंध्र प्रदेश की तरफ से। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिखाई दे रहे हैं, श्रीधर वेम्बू, निशिथा गोयल एंड चंद्रबाबू नायडू एंड किशोर कुमार। ठीक है बच्चे, तो इसने आंध्र प्रदेश की तरफ से, आंध्र प्रदेश की तरफ से किसने रिसीव किया इसे, तो निशिथा गोयल ने। ठीक है, निशिथा गोयल ने रिसीव किया है। ठीक है, और निशिथा गोयल कौन है, तो टूरिज्म कंसल्टेंट है। ठीक है, एक टूरिज्म कंसल्टेंट है, याद रखिएगा, कंसल्टेंट है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये नितिशा गोयल ने यहाँ पे अवार्ड रिसीव किया है, और किसके बिहाफ पे, तो आंध्र प्रदेश सरकार के बिहाफ पे। ठीक है, और कौन सा अवार्ड है, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो देखिए, आंध्र प्रदेश बहुत ही ज्यादा फेमस है अपने टूरिज्म के लिए। और यहाँ पे टूरिज्म कौन से, धार्मिक टूरिज्म ज्यादा आते हैं। यहाँ का जो बालाजी तिरुपति मंदिर है, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं आपको, बालाजी तिरुपति जो मंदिर है, बालाजी तिरुपति मंदिर, यहाँ पे आपको पता है बच्चों, ठीक है, एक मंदिर में आमतौर पे कितने ही लोग आ सकते हैं, तो यहाँ पे बालाजी तिरुपति मंदिर है, यहाँ पे 60,000 लोग रोज विजिट करते हैं, याद रखना। ठीक है, 60,000 पीपल। ठीक है, पीपल क्या है, ये डेली विजिट है लोगों का। ठीक है, याद रखना, ये डेली विजिट करते हैं ये हमारे बालाजी तिरुपति मंदिर में। और ये दुनिया का, ठीक है, ये दुनिया का सबसे व्यस्त हिंदू टेम्पल है, याद रखना। क्या है ये, हिंदू मंदिर है। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 60,000 लोग एक मंदिर में पर डे आते हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बिजिएस्ट टेम्पल है हमारा, तिरुपति की बात कर रहे हैं, बालाजी तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल। ठीक है, वेंकटेश्वर टेम्पल की हम बात कर रहे हैं। अब ये किसने अनाउंस किया है, किसने हमें बताया है कि भाई ये अवार्ड मिल चुका है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे टूरिज्म मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करेंगे। ठीक है, तो कौन यहाँ पे टूरिज्म मंत्रालय, कौन किसके पास है यहाँ पे, टूरिज्म, ठीक है, मिनिस्ट्री किसके पास है यहाँ पे, ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है बच्चे, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा। और सीएम की बात कर लेते हैं, तो सीएम कौन है यहाँ पे, तो चंद्रबाबू नायडू। ठीक है बच्चे, याद रखना, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू, ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन पे अभी क्राइम का एक लिस्ट निकला था। तो अभी इंडिया में जितने भी सीएम से सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेज इन्हीं के ऊपर है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो अभी जो ये एक अवार्ड ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 मिला है, तो आंध्र प्रदेश सरकार को मिला है। और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर है, और सीएम की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल क्या आता है आपके लिए, टाटा ग्रुप और एयरबस भारत में किस हेलीकॉप्टर को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये देखिए, भारत का एक आपका कंपनी है टाटा कंपनी भारत की, ठीक है, और फ्रांस की एक कंपनी है, ठीक है, एयरबस। इन दोनों ने मिलकर हेलीकॉप्टर असेंबल करने का प्लान किया है, असेंबल करने का प्लान किया है, और इसके लिए लोग प्लांट बना रहे हैं। ठीक है बच्चे, याद रखना। ठीक है, तो अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत की बात करें तो भारत से कौन है, टाटा ग्रुप की बात करें, टाटा कंपनी है भारत से। ठीक है, और फ्रांस से बात कर लेते हैं, फ्रांस से बात कर लेते हैं तो एयरबस फ्रांस की है। ठीक है, एयरबस फ्रांस की है। अब टाटा बहुत बड़ी कंपनी है भाई साहब इंडिया की, तो टाटा ऑलरेडी हेलीकॉप्टर के पार्ट्स वगैरह बनाती रहती है, नो डाउट। तो ये टाटा जो है ना, ठीक है, इसको 1.4 बिलियन डॉलर का स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, पहले से ही देती आ रही है। ठीक है, पार्ट्स देती आ रही है किसको, फ्रांस के एयरबस को। तो ये इंडिया के लिए एक अचीवमेंट वाली बात है।
तो अभी एक डिसाइड क्या किया गया कि भैया देखो हम आपको पार्ट्स बेच रहे हैं और आप फ्रांस में बना रहे हो, ऐसा नहीं करते, ऐसा करेंगे ठीक है। देखो हम लोग क्या करते हैं ना कर्नाटका में, ठीक है, क्या कर्नाटका में हम लोग क्या करते हैं ना, ठीक है, एक प्लांट बना लेते हैं, ठीक है, एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, प्लांट लगा लेते हैं, और ये प्लांट में क्या किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा, ठीक है, असेंबल किया जाएगा प्लांट में, ठीक है बच्चे याद रखना। और क्या प्लांट में असेंबल किया जाएगा, तो हेलीकॉप्टर किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर किया जाएगा, ठीक है बच्चे। और वो हेलीकॉप्टर जो बनाया जाएगा ना उसका नाम क्या रहने वाला है, H125 हेलीकॉप्टर इसका नाम रहने वाला है, ठीक है बच्चे याद रखना। तो अभी क्या भारत का टाटा ग्रुप और फ्रांस का एयरबस दोनों मिलकर यहाँ पे H125 हेलीकॉप्टर को असेंबल करने वाले हैं, साथ में मिलकर के बनाने वाले हैं। अभी भारत की जो डिफेंस सिस्टम है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इसलिए स्ट्रांग हो जाएगा याद रखना, ठीक है, कि ये जो H125 हेलीकॉप्टर है ना अभी कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो नेपाल में इस्तेमाल हो रहा है। और नेपाल में क्यों इस्तेमाल हो रहा है, और नेपाल की कितनी 33,000 फीट की हाइट तक ये जा सकता है, एल्टीट्यूड तक ये जा सकता है, याद रखना, ठीक है, नेपाल के। तो यही हमारे पास भी तो पहाड़ में बहुत सारी दिक्कतें आती है हमारे आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, ठीक है। तो इस तरीके के हेलीकॉप्टर हम लोगों ने क्या किया है, बनाने का सोचा है। तो ये हाई एल्टीट्यूड पे चला जाएगा, ये आपका लाइट वेट है, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके जा सकता है, लाइट वेट है, जंगल वंगल पहाड़ वहाड़ कहीं पर भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये कहा जा रहा है कि 2047 तक ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चे, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिलेटेड टू द महात्मा गांधी। यहाँ पे कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं और इन किताबों के नाम में आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी के द्वारा महात्मा गांधी से नहीं रिलेटेड है, ठीक है बच्चे। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 द गुड बोटमैन, ये सीधी सी बात है भैया, ये है, ठीक है। ये द गुड बोटमैन किसने लिखी थी, द गुड बोटमैन किसने लिखी है भाई साहब, तो राजमोहन गांधी ने लिखा है। किसने लिखा है, तो राजमोहन गांधी ने लिखा है। और राजमोहन गांधी कौन है, ग्रैंडसन ऑफ गांधी जी हैं, ग्रैंडसन ऑफ गांधी जी के पोते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने अपने दादाजी के लिखा है द गुड बोटमैन, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये खुद गांधी जी ने लिखा है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी खुद ही लिखा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है बच्चे, ग्राफी है, गांधी जी ने खुद लिखा हुआ है, याद रखना। इन्होंने अपने जीवन में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सभी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, गांधी जी के प्रयोगों के बारे में लिखा हुआ है, जीवन के साथ प्रयोग, ये लेबोरेटरी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चे, यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद आता है द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि द फ्रंटियर गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, किसको कहा जाता था, ठीक है, तो अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। किसको कहा जाता था, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, ठीक है। फ्रंटियर गांधी का नाम जानते थे हम लोग, ठीक है, याद रखना। तो इन्हीं के नाम पे जो किताब है, ठीक है, कौन सी है, द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, तो किसने लिखी थी, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, तो ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी जाती है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने लिखी थी अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी द फ्रंटियर गांधी, माई लाइफ एंड माई स्ट्रगल के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, माई डियर बापू, ठीक है, बापू जी के लिए लिखा था किसने, राजा जी ने लिखा था, ठीक है। राजा जी कौन, माय डियर बापू, ठीक है, किसने लिखा था, राजा जी ने राजगोपालचारी ने लिखा था, ठीक है, राजा गोपालचारी ने लिखा था उनके लिए, ठीक है बच्चे, याद रखना। ये अगली किताब आ जाती है। इसके अलावा एक और किताब है, गांधी द प्रिजनर ऑफ होप, ये भी एक किताब आ जाती है, गांधी, ये भी आप लोग लिख लेंगे, ठीक, गांधी द प्रिजनर ऑफ होप, ठीक है, प्रिजनर ऑफ होप, ये भी एक किताब आ जाती है, लेकिन ये एक अंग्रेज ने लिखी थी, याद रखना, ठीक है, ये किसी भारतीय ने लिखी थी, एक अंग्रेज ने लिखी थी, जुडिथ एम ब्राउन, ठीक है, किसने लिखा था, जुडिथ एम ब्राउन ने लिखी थी,
ये किताब। और सारी की सारी किताबें क्यों फेमस हो गई हैं, ठीक है, इसलिए फेमस हो गई भाई साहब क्योंकि कल ही 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को हम लोग हर साल गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है, याद रखना 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्मदिन हुआ था। और याद रखना 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन था, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, ठीक है, याद रखना। तो ये दोनों का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, लेकिन गांधी ज्यादा फेमस है, ठीक है। आप लोग देखना है हमारे देश का कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी को तो मानते हैं, गांधी जी को तो देखते हैं, पूछते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके सारी सारी किताबों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग भूल जाते हैं। ये वही लाल बहादुर शास्त्री है जिन्होंने पूरे देश को एक वक्त का खाना छोड़ने के लिए आह्वान किया था और मना लिया था, और पूरा देश खाना छोड़ने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि सरहद पे हमारे सैनिक 1965 में पाकिस्तान के साथ जो युद्ध चल रहा था उसमें लड़ रहे थे और खाने की कमी हो रही थी। इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने अपने ही घर के प्रांगण में हल चलाया और बताया पूरी दुनिया को कि हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारे देश को कहा कि अपने घर के आंगन में अगल बगल में छोटे छोटे पौधे सब्जी वगैरह उगाते रहो जिससे कि हमारे देश को खाने की कमी ना हो। ये थे लाल बहादुर शास्त्री। 1965 की जो जंग चल रही थी पाकिस्तान के साथ, कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे और युद्ध चलता तो लाहौर आज भारत का हिस्सा होता, ठीक है। वो तो मजबूरी में उनको जनवरी 1966 में जाना पड़ा ताशकंद में समझौता करने के लिए। और क्यों भाई, जनरल अयूब खान की हालत ही खराब हो चुकी थी, उसने भाई रशिया में फोन किया, साफ मना लो यार इनको, लाल बहादुर शास्त्री को। तो लाल बहादुर शास्त्री को मनाना पड़ा, और रशिया के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है भाई, तो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री को जीत साफ सामने नजर आ रही थी, फिर भी मन मार के उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था ताशकंद में कि चलो भैया युद्ध को हम लोग खत्म कर लेते हैं। उस लाल बहादुर शास्त्री को हम लोग याद नहीं करते हैं 2 अक्टूबर के दिन, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी को याद करते हैं। यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे युवाओं से तो मेरी बहुत बड़ी नाराजगी भी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ सीआईएसएफ इन सितंबर 2025। देखिए सीआईएसएफ के डीजी को अपॉइंट किया गया है, नए डीजी को, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो डीजी ऑफ सीआईएसएफ, ठीक है, सीआईएसएफ की पहले हम बात कर लेते हैं। तो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है जो कि भारत के क्रिटिकल प्लेसेस को देखती है, ठीक है, भारत के क्रिटिकल यानी कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखती है, इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन को देखती है, ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया आपका, रेलवे स्टेशन हो गया, या फिर ऐसा कोई बड़े बड़े पार्क वर्क हो गए, म्यूजियम वगैरह हो गया, ये सब पे जो आप देखना ना जो वर्दीधारी रहते हैं वो सीआईएसएफ वाले ही रहते हैं, ठीक है। सीआईएसएफ का गठन किया गया था 1969 के अंदर में, ठीक है, इंडस्ट्रियल फोर्स बनाई गई थी 1969 के अंदर में, ठीक है। तो अभी इनके डीजी के रूप में नियुक्ति हुई किसी पर्सन की, ठीक है, तो उनको आपको नाम बताना है और आपके ऑप्शंस हैं आरएस भट्टी, प्रवीण कुमार, प्रवीर रंजन और राजीव रंजन, ठीक है बच्चे। तो याद रखना जो डीजी हैं, ठीक है, डीजी ऑफ सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के जो डीजी हैं, ठीक है, उनको अभी अपॉइंट किया गया है, वो है आपके प्रवीर रंजन, ठीक है। वो कौन है? आपके प्रवीर रंजन आपके हैं, ठीक है, याद रखना। जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है तो एक पॉइंट याद रखते हैं हम लोग कि इन्होंने रिप्लेस किसको किया, तो इन्होंने आरएस भट्टी को रिप्लेस किया है, ठीक है, इन्होंने आरएस भट्टी को रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है बच्चे, याद रखना, आरएस भट्टी को रिप्लेस किया है, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये किसको रिप्लेस किया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कौन आया है ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, और जिस संस्थान के बारे में बात करते हैं ना तो उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जरूर याद रख लेना और उनका काम जरूर याद रख लेना। ये सारे सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अपॉइंटमेंट हुआ है ना वो अभी 30 तारीख को हुआ है, 30 सितंबर को ही हुआ है, ठीक है बच्चे, 30 सितंबर को ही अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया है। और 30 सितंबर को अपॉइंटमेंट किया गया है तो सिर्फ एक ही का नहीं, नॉट ओनली सीआईएसएफ, यहाँ पे आईटीबीपी का भी बात करें, ठीक है, आईटीबीपी के भी डीजी को चेंज किया गया है, बदला गया है। तो आईटीबीपी की बात कर ले, ठीक है, तो आईटीबीपी का मतलब क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है बच्चे, यानी कि बॉर्डर पुलिस। ये हम लोगों ने तब बनाया था जब चाइना के साथ हमारा युद्ध चल रहा था 1962 के अंदर में, ठीक है, तब हमें चाइना से अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की जरूरत पड़ी और हम लोगों ने तब 1962 में ही आईटीबीपी बनाया था, ठीक है। और अभी आईटीबीपी के ही डीजी को चेंज कर दिया गया है, और आईटीबीपी के डीजी को जो चेंज किया गया है वो है प्रवीण कुमार, ठीक है बच्चे, प्रवीण कुमार आईटीबीपी के क्या हैं? डीजी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है बच्चे। तो ये सारी नियुक्तियां आपको याद होनी चाहिए। अगला देखते हैं सवाल क्या आता है आपके पास, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट इन अक्टूबर 2025 अप्रूव्ड अ हाइक ऑफ हाउ मच इन DADR फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स। यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए जो डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ DR और
DR और DA के रूप में हम जानते हैं। DA क्या होता है? महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। DA क्या होता है? महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चे, DA महंगाई भत्ता होता है। दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, क्या है महंगाई भत्ता DA, ठीक है बच्चे, और DR है डियरनेस रिलीफ के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि ये पेंशनर्स के लिए होता है। ठीक है, ये महंगाई भत्ता होगा। ठीक है, ये भी होगा महंगाई भत्ता, नो डाउट। ठीक है, इसको महंगाई भत्ता ही हम लोग कहते हैं। तो सर दोनों महंगाई भत्ता, तो अंतर क्या है? ये जो है ना, वो अभी जो काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग लोगों के लिए जो अभी फिलहाल जॉब में है, सरकारी जॉब में है, ठीक है, और ये वो हैं जो पेंशनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए किया जाता है। क्लियर अपन यहाँ पे पेंशनर्स हैं। तो अभी डिसाइड किया गया है कि महंगाई भत्ता और जो आपका डियरनेस रिलीफ है, इसको बढ़ा दिया जाएगा। अब क्यों बढ़ा दिया जाएगा? इसलिए बढ़ा दिया जाएगा कि देखिए महंगाई बढ़ती रहती है और सैलरी अगर एम्प्लॉयज की उतनी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि मेरी सैलरी 50,000 रुपए है और महंगाई, और पहले मेरा 40,000 रुपए में काम चल जाता था, 10,000 रुपए मेरा बच जाता था, लेकिन अभी 50,000 रुपए तो मेरी सैलरी है, लेकिन महंगाई बढ़ते बढ़ते 60,000 रुपए खर्चा आ रहा है। तो भाई मैं कैसे मैनेज करूंगा? तो सरकार क्या करती है, महंगाई के साथ साथ ये डियरनेस अलाउंस को और डियरनेस रिलीफ को भी बढ़ा देती है। ठीक है, ये साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। क्लियर अपन यहाँ पे 2 बार साल में हम लोग इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जो आखिरी वाला बढ़ा था 2025 के मार्च में बढ़ाया गया था, और कितना परसेंट बढ़ाया गया था? 2% बढ़ाया गया था। ठीक है, याद रखना। और अभी 2025 के सितंबर में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कितना बढ़ाया जा रहा है? 3% बढ़ाया जा रहा है। और ये कितना मिलता है? कितना मिलता है? तो अभी 55% है, 55% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि हमारा जो बेसिक पेमेंट है ना, ठीक है, बेसिक पेमेंट यानी बेसिक सैलरी है, उसका 55% अभी मिल रहा था। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपए मेरी सैलरी है, तो 55 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 155 रुपए मुझे मिलेगा डियरनेस अलाउंस के लिए। ठीक है, 100 रुपए तो मेरी सैलरी और 55% के हिसाब से 55 रुपए मुझे डियरनेस अलाउंस मिलेंगे। तो अभी 55 मिल रहा था, प्लस 3% बढ़ा दिया गया, तो अभी कितना हो जाएगा? 58% हमारी सैलरी का क्या मिलेगा हमको? डियरनेस अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यूनियन जो मंत्रालय हमारा, ठीक है, कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन कौन लेता है? मतलब ऐसा डिसीजन देखिए केंद्र सरकार में कौन लेता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, ठीक है बच्चे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसका एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, ठीक है, याद रखना, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, वो ये पूरा पूरा डिसीजन लेती है। ठीक है, तो उसी ने ये बताया है कि अब सरकारी कर्मचारियों की जो हाइक है, डीए, और डीए जो है, डीए जो होता है सरकारी कर्मचारी में जो काम कर रहे हैं उनके लिए होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। ठीक है, और डियरनेस रिलीफ यानी कि महंगाई राहत के नाम से जानते हैं, वो पेंशनर्स के लिए होता है। तो इन सब में 3-3% का बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है बच्चे, तो 3% अभी एक्स्ट्रा आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा, जो भी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी एम्प्लॉय है। ठीक है, जिसके लिए आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो। ठीक है बच्चे, याद रखना, ये पूरा पूरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज, ये कब से होने वाला है? तो 1 अक्टूबर से, यानी कि अभी 1 अक्टूबर हो चुका है, तो अभी शुरू हो चुका है। ठीक है, अगला, which international organization recently cut India's financial year 2026 GDP growth forecast to 6.5% from 6.5% from 6.7%। अभी देखें यहाँ पे क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या बताया है कि भारत की जो जीडीपी है 2026 में, जिसको हम लोगों ने कहा था कि 6.7 रहने वाली है, ठीक है, 2026 में कितना रहने वाली है? 6.7% भारत की जीडीपी रहने वाली है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कितनी रहने वाली है? तो 6.5% रहने वाली है, यानी कि कम कर दिया गया है। फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब अंदाजा, जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सारा देखा गया, पढ़ा लिखा गया, मतलब देखा गया, छानबीन की गई कि अगले साल कितना रहने वाला है। तो यहाँ पे एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत को कहा था कि भैया आप जिस तरीके से चल रहे हो ना, 6.7% तो आपकी ग्रोथ हो ही जाएगी जीडीपी में, लेकिन उसी ने बोला है कि 6.7% नहीं होगी, आपका 6.5% ही होगी। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है? IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और OECD। ठीक है बच्चे, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, ठीक है, इसने क्या किया है, बताया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है बच्चे, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB। ठीक है बच्चे, ये बनाया कब गया था हमारा भारत में?
तो भारत में नहीं, मतलब इंटरनेशनल है तो भारत में कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो 1966 में बनाया गया था, याद रखना। और इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं, तो कितने मेंबर्स हैं इसके, तो 69 मेंबर्स अभी इसके अवेलेबल है, ठीक है बच्चे, याद रखना 69 मेंबर्स है और 1966 में बनाया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो एशियन कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो पता है, ठीक है। इसी ने हमें बताया था कि भैया आपका जो ग्रोथ रहने वाला है 6.7% रहने वाला है, लेकिन घटा के इसने 6.5% कर दिया है। अब इसका रीजन क्या बताया इसने कि देखिए, जब आपकी भारत की जो शुरुआत हुई थी फाइनेंशियल ईयर की, मार्च 2025 अप्रैल 2025, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने 6.7% आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ट्रंप का सैंक्शन लगा, ठीक है, ट्रंप का सैंक्शन लगा 50% का, ठीक है, ट्रंप का जो आपका टैरिफ लगा दिया गया, ट्रंप ने लगाया था, ठीक है, कितना 50% का टैरिफ लगाया गया था, उसकी वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, एक्सपोर्ट है वो 60% अफेक्ट हुआ है, ठीक है, 60% अफेक्ट हुआ है, यानी कि 60% कम हो जाएगा। अब देखिए टैरिफ की वजह से भारत का सामान यूएस में महंगा हो जाएगा, तो यूएस में कोई क्यों खरीदेगा, जब खरीदेगा ही नहीं भारत में सामान, तो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन होगी नहीं, जब इंडिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं होगी तो इंडिया प्रोडक्शन क्यों करे, मतलब तो नौकरियां क्यों देगा। अब देखिए ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो उनको प्रोडक्शन करने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, और मजदूरों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर बिकेगा ही नहीं, हमारा सामान महंगा हो जाने की वजह से प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे, तो मजदूर किस बात के, तो बेरोजगारी भी फैलेगी इस चीज से, और यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 6.5% कर दिया गया है हमारा जो आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है। विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रिपोर्टेड द हाईएस्ट वायलेंट क्राइम्स इन 2023, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसमें सबसे ज्यादा क्राइम रेट किसमें बताया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में सबसे ज्यादा क्राइम रेट आज की डेट में दिखाई देने वाले हैं, ठीक है, मणिपुर, याद रखेगा, ठीक है। अब ये क्यों बताया जा रहा है कि जो, हाँ, जिस मणिपुर में 2022 के अंदर में, जिस मणिपुर में 2022 के अंदर में 631 केसेस थे, ठीक है, उसी मणिपुर में भाई साहब 2023 यानी एक साल के अंदर अंदर में 14,427 केस, ठीक है, 2023 के अंदर में कितने, 14,427 केसेस आ चुके हैं, ठीक है, क्राइम के केसेस आ चुके हैं। और ये किसका डेटा है, एनसीआरबी का डेटा है, ठीक है, एनसीआरबी का डेटा है, बहुत चिंता की बात है। और जिसमें जो मर्डर की बात कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, तो यहाँ पे 151 मर्डर एक साल में, यानी कि तकरीबन 12-13 मर्डर हर महीने यहाँ पे हो ही जाता है, ठीक है। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है हमारे देश के लिए। बोलते ना मणिपुर जल रहा है, भाई जलेगा ही मणिपुर यार, इतना सारा क्राइम दिखाई दे रहा है तो मणिपुर साफ जल रहा है। अब देखिए इसका जो रीजन बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, ठीक है, मणिपुर में 2 तरीके की हमारी जनजातियां हैं, ठीक है, 2 तरीके की जनजातियां हैं मणिपुर के अंदर में, ठीक है बच्चे, याद रखें, ठीक है। अब वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एक तो है आपका मैतई, ठीक है, एक तो है आपका मैतई, ठीक है, और जो दूसरा आपका है वो है कुकी, ठीक है, कुकी, याद रखिएगा। जो मैतई है ना, ठीक है, जिसके पास 90% जमीन है मणिपुर की, ठीक है, जमीन, लेकिन 10% पॉपुलेशन है, क्लियर पॉइंट, यानी सिर्फ 10% पॉपुलेशन है, ये संख्या में इतने से इतने से मैतई वाले, लेकिन 90% जनसंख्या इन्हीं के पास है, ठीक है। और जो कैपिटल, जो आपका कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी में सबसे ज्यादा दबदबा इन्हीं का है, लेकिन जो कुकी वाले हैं इनके पास 10% जमीन है, इनके पास 10% जमीन है, लेकिन 90% पॉपुलेशन है, जनसंख्या इनकी 90% है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि भैया जो चल रहा है चलने दो, हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग ज्यादा शहरों में रहते हैं, यानी कि देखा जाए तो मैतई वाले थोड़े ज्यादा डेवलप्ड है, पैसे वाले हैं, अच्छा खासा उनका चल रहा है, ठीक है। सरकारी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा मैतई वाले ही हैं, लेकिन मैतई वालों ने क्या बोला कि हमको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दो। शेड्यूल कास्ट का दर्जा इसलिए दे दो ताकि हम लोग भी सरकारी नौकरी में अच्छे से एंट्री कर पाए। तो अभी तक मुद्दा चल रहा था, तो ठीक है, चल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी क्या बोल दिया मैतई को कि आपको शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलेगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। स्टेटस ऑफ शेड्यूल कास्ट किसको मिलेगा, तो मैतई को मिलेगा, मैतई को मिलेगा, ठीक है, याद रखना। तो जब मैतई को शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलेगा, इस बात से कौन खफा हो गए, कुकी खफा हो गए, और कुकियों ने यहाँ पे शुरुआत कर दिया, दंगों की शुरुआत कर दी, लड़ाई झगड़ों की शुरुआत कर दी। भैया कितने ही लोग मारे गए यहाँ पे इन दंगों में। तो ये एक साल में इस वजह से बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गया है मणिपुर में। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो पूरा रेट दिखाई दे रहा है,
ठीक है। जो पूरा आपका क्राइम रेट दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है मणिपुर के अंदर में। आप समझ सकते हो ना, 2022 के अंदर में टोटल 631 क्राइम केसेज ही थे, लेकिन 2023 के अंदर में बढ़ के वो 14,427 केसेज हो चुके हैं, जिसमें 151 तो मर्डर है। हर एक महीने 12-13 मर्डर हो रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है? कुकी और मैती समुदाय को दंगों की वजह से किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, वेयर वॉज द गजरक्षक एप्लीकेशन फर्स्ट डिप्लॉयड? यहाँ पे देखिए एक एप्लीकेशन है गजरक्षक के नाम से, ठीक है, एक एप्लीकेशन है गजरक्षक के नाम से, ठीक है, वो किया जा रहा है, ठीक है। गजरक्षक एप्लीकेशन पहली बार कहां पे डिप्लॉय किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो गज का मतलब क्या होता है बच्चों? ठीक है, गज का मतलब होता है हाथी, ठीक है, और रक्षक का मतलब क्या है? ठीक है, रक्षक का मतलब क्या है? रखना, सेव करना भैया, ठीक है, सेफ रखना, सेव करके रखना, ठीक है, सेफ सिर्फ अलग हो गया, ठीक है, सेव करके रखना किसको? हमारे हाथियों को। इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, और ये एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है बच्चे, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है? ताकि हाथियों को बचा सके, ठीक है। यहाँ पे टू मॉनिटर एलिफेंट्स, क्या? टू मॉनिटर, ठीक है, टू मॉनिटर एलिफेंट, हाथियों को मॉनिटर करने के लिए, यानी कि हाथियां जा कहाँ रहे हैं, मूवमेंट कहाँ हो रही है हाथियों की, जंगलों में जा रही हैं, शहरों में जा रहे हैं, इस तरीके से। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, आदमियों और हाथियों की भिड़ंत हो जाती है, ठीक है, ये लोग हाथी लोग शहर में झुंड के झुंड चले आते हैं, जो बहुत ही एक खतरे की बात है। तो यहाँ पे एक मॉनिटर करने के लिए एप्लीकेशन लगा दिया गया है। ये एप्लीकेशन बता देगा कि कितने हाथियों का झुंड किस तरफ गया है, तो हाथियों को मॉनिटर कर पाएंगे तो डेफिनेटली उनको हम लोग बचा पाएंगे, उनके लिए हम लोग आने वाले समय में बहुत सारे काम कर सकते हैं उनके सेफ के लिए। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया हाथियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, और गज रक्षक किया गया, ठीक है। और जो फर्स्ट डिप्लॉयमेंट है ना, ठीक है, फर्स्ट डिप्लॉयमेंट किया गया है इस एप्लीकेशन का, वो किया गया है बांधवगढ़ में, ठीक है बच्चे, बांधवगढ़ में किया गया है। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे बांधवगढ़ में किया गया, इसका पहला डिप्लॉयमेंट किया गया है, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहला जो डिप्लॉयमेंट हुआ है गज रक्षक एप्लीकेशन का, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। अब इससे क्या होगा? अब देखिए इससे क्या होगा, जब हाथी ज्यादा बचेंगे तो हमारे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना, टूरिज्म बढ़ेगा, और नो डाउट इको सिस्टम का तो हमारा फायदा होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टूरिज्म इको सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, जिसकी रक्षा के लिए हमें ये चीज करना जरूरी हो जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन आर्मी कॉर्प्स कंडक्टेड एक्साइज ड्रोन कवच? यहाँ पे देखिए एक एक्साइज कंडक्ट की जा रही है, ड्रोन कवच, हमारे भारतीय जो सैनिक है उनकी तरफ से, ठीक है। तो कौन से कॉर्प्स ने इसको लॉन्च किया है? ठीक है, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? आर्मी का ही एक डिपार्टमेंट कह लो, पार्ट कह लो, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी जो है, ठीक है, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी ने मिल करके एक यहाँ एक्सरसाइज लॉन्च किया है, ठीक है, एक्सरसाइज लॉन्च किया है, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या रहने वाला है? ठीक है, ड्रोन कवच, ड्रोन कवच एक्सरसाइज का नाम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आईटीबीपी और इंडियन आर्मी मिलकर क्या करेंगे? ड्रोन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ठीक है, ड्रोन इन वॉरफेयर, ठीक है, ड्रोन इन वॉरफेयर की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, यानी युद्ध के मैदान में ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करना है। अभी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है स्वॉन ड्रोन का, ठीक है, स्वॉन ड्रोन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? झुंड में जो आते हैं, ठीक है, झुंड में जो आते हैं, झुंड ड्रोन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। आप देखना 60 70 80 कीड़े मकोड़े छोटे 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 ड्रोन्स आ जाते हैं और हमारे एरिया में घुस जाएंगे, या हम दुश्मन के एरिया में भेज देते हैं, स्वॉन ड्रोन के नाम से जानते हैं जिनको। तो ये स्वॉन ड्रोन जाते हैं तो दुश्मन इन पे कितनों का अटैक करेगा? 1 2 3 4, तब तक तो ड्रोन अपना काम करके निकल जाएंगे। तो उस तरीके की अगर स्थिति आ गई तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसकी वजह से हमें नुकसान ना हो, इसके लिए हमें पहले से इसको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। तो यह हमारा जो एक्सरसाइज ड्रोन कवच है हम लोगों ने कंडक्ट किया है। और कब से कंडक्ट किया है? तो 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर के बीच में हम लोगों ने किया हुआ है। और कहां पे किया हुआ है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में किया हुआ है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये किया गया है। क्लियर पॉइंट, यहाँ पे ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश कह सकते हो, ये ड्रोन कवच कंडक्ट किया गया है। क्लियर पॉइंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि भाई इंडियन आर्मी के कौन से कॉर्प्स ने कंडक्ट किया है? तो स्पीयर कॉर्प्स ने कंडक्ट किया है, ठीक है, कंडक्टेड बाय, ठीक है, कंडक्टेड बाय स्पीयर कॉर्प्स, ठीक है बच्चे, क्या? स्पीयर कॉर्प्स, स्पीयर कॉर्प्स। क्लियर पॉइंट बच्चे, कंडक्टेड बाय स्पीयर कॉर्प्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, बी वाला हो जाएगा, स्पीयर कॉर्प्स ने कंडक्ट किया है, ठीक है। अगला, चलिए अगला देखते हैं। हु रिलीजेस द
हु रिलीज द कॉमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कॉइन टू मार्क आरएसएस सेंटिनरी। यहां पे देखिए क्या है, आरएसएस का 100 साल पूरा हो जाता है, ठीक है, आरएसएस का, ठीक है, 100 साल पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आरएसएस कब बनाई गई थी, 27 सितंबर 1925 को बनाई गई थी, ठीक है। और कहां पे बनाई गई थी, तो नागपुर में बनाई गई थी, ठीक है, नागपुर में बनाई गई थी। और किसने बनाया था, तो केशव हेडगेवर ने बनाया था, ठीक है, किसने, केशव हेडगेवर ने बनाया था, हेडगेवर ने बनाया था। और क्यों बनाया था, क्योंकि देखिए उस वक्त में 1920 में एक खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। और खिलाफत आंदोलन टर्की में मुस्लिमों का जो हेड हुआ करता था ना, खलीफा, अंग्रेजों ने उसको मानने से इनकार कर दिया था कि भैया कोई हेड वेड नहीं है, टर्की का कोई मुस्लिम का हेड नहीं है, सब हमारे अंडर आएंगे। तो उसके खिलाफ एक खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, मुस्लिमों ने शुरू किया था, ठीक है, जिनको अली ब्रदर्स ने भारत में लीड किया था, ऐसा कहते हैं। तो गांधी जी ने मुस्लिमों का सपोर्ट किया था उस खिलाफत आंदोलन में। तो यहाँ पे हेडगेवर साहब को ऐसा लगा कि यार हम हिंदू को ही फेवर करेंगे, हिंदुत्व को ही फेवर करेंगे, तो क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, मुस्लिमों के लिए ना हो। तो यहाँ पे केशव हेडगेवर साहब ने, ठीक है, यही देखते हुए आरएसएस की स्थापना की थी, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं संघ, ठीक है बच्चे, राष्ट्रीय स्वयं संघ, स्वयं संघ कहा जाता है कि ये बीजेपी, भारतीय जो आपका बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है, ठीक है, इसका पैतृक संस्थान भी है, यानी कि आरएसएस से ही आपका बीजेपी निकला हुआ है, ऐसा माना जाता है। बाकी तो भगवान जाने, ठीक है, भगवान क्या जाने, मतलब लो देखिए किया तो आरएसएस को जन्म, देखा जाए तो बीजेपी को जन्म आरएसएस नहीं दिया है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं हम कह पा रहे हैं डायरेक्टली कि आरएसएस का आज भी सपोर्ट है, क्योंकि देखो आरएसएस दुनिया की, आरएसएस जो है दुनिया की, आरएसएस दुनिया की, यानी कि सोच सकते हो दुनिया की, ठीक है, दुनिया की नॉन गवर्नमेंट सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट, सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, सबसे बड़ा। गवर्नमेंट में तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा यही आपका दिखाई देता है, आरएसएस, ठीक है। तो इतना बड़ा पद है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और डेफिनेटली बीजेपी में इसका इन्फ्लुएंस तो दिखाई देता है। अब हम लोग डायरेक्टली आके बताएं या ना बताएं, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे 100 साल पूरे होने की वजह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आपका आंसर में भी है, पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, सिक्का और स्टैंप लॉन्च किया है, ठीक है, क्या स्टैंप लॉन्च की, क्या लॉन्च किया है, ठीक है, सिक्का, ठीक है, कॉइन लॉन्च किया है और स्टैंप लॉन्च किया है, याद रखना, ठीक है। पहली बार हमारे इस कॉइन पे भारत माता की तस्वीर है, ठीक है, भारत माता की तस्वीर है, ठीक है, प्लस आरएसएस के कुछ जो कार्यकर्ता है उनकी भी तस्वीर दी गई है, ठीक है, आरएसएस की तस्वीर भी यहाँ पे दी गई है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, ठीक है, कि भैया आरएसएस तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट, तो भारत के सिक्कों पर आरएसएस को कैसे छाप सकते हो? तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं मनमानी की जा रही है? आपको नहीं लग रहा क्या कि आरएसएस की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए भारतीय सिक्कों पे? भारत माता की तस्वीर तो अच्छी है, भारत माता की तस्वीर होनी चाहिए भाई, ये तो समझ में आता है। आरएसएस का क्यों होना चाहिए? तो आरएसएस का इतना ज्यादा हमारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट हमारे देश के लिए ठीक बात नहीं है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये आरएसएस का जो 100 साल पूरे हो गए उसी के लिए स्टैंप और यहाँ पे सिक्का जारी किया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमेमोरेटिव स्टैंप एंड कॉइन कहते हैं, ठीक है, यानी कि स्मारक स्टैंप और सिक्का के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अगला सवाल आता है, ये कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? ठीक है, यानी कि एक ऐसा जिला है जो कि चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज फ्री हो चुका है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज फ्री हो चुका है। कौन सा जिला भारत का है? ठीक है, याद रखना, मैं किसी राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भारत की बात कर रहा हूं। भारत का कौन सा जिला में 100% चाइल्ड मैरिज बंद हो चुका है? अब चाइल्ड मैरिज की बात कर लेते हैं। चाइल्ड मैरिज भारत में कितना है हमारे पास? ठीक है, भारत के अंदर 21 साल का कौन होना चाहिए? लड़का होना चाहिए, ठीक है, और यहीं पर आपका 18 साल की कौन होनी चाहिए? लड़की होनी चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों इससे नहीं है तो डेफिनेटली अगर इनकी शादी हो जाती है तो ये बाल विवाह की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अभी छत्तीसगढ़ ने एक अभियान चलाया था, ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ ने एक अभियान चलाया था, ठीक है। कौन सा अभियान चलाया था? बाल विवाह मुक्त, ठीक है, बाल विवाह मुक्त राज्य चलाया था, ठीक है, याद रखना। कब चलाया था? 2024 में चलाया था। इसके अंडर
छत्तीसगढ़ ने अलग अलग जगह पे जाके लोगों को अवेयर करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, सबको समझाने की कोशिश की। और याद रखना कितने ग्राम पंचायतों में विजिट किया, 436 ग्राम पंचायतों में विजिट किया था। कितने? 436 ग्राम पंचायतों में विजिट किया है यहाँ पर, ठीक है बच्चे, याद रखना। और 9 अर्बन लोकल बॉडीज में, 9 अर्बन लोकल बॉडीज में विजिट किया है, ठीक है। और उसके बाद याद रखना ये विजिट किया, उसके बाद ये तय हुआ, मतलब इनमें एजुकेशन दिया गया, बताया गया कि भाई साहब किस तरीके से बाल विवाह को रोकना चाहिए और किस तरीके से सोसाइटी के लिए गलत है। अभी हमारी बालिकाएं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से डेवलप भी नहीं होती हैं और उनको विवाह की जिम्मेदारियों में झोंक दिया जाता है, तो ये एक तरीके से गलत बात है। तो ये सारी की सारी चीजों को बताते हुए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कैंपेनिंग चलाया था। और उसी कैंपेनिंग के जरिए यहाँ पे भारत का पहला जो डिस्ट्रिक्ट बन गया है, भारत का पहला ठीक है जिला बन चुका है, वो कौन सा है? याद रखना, बालोद, ठीक है। कौन सा? बालोद, ठीक है। तो बालोद जो है, बालोद जिला जो है वो बन गया है, ठीक है, याद रखना। पहला बाल विवाह मुक्त, क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये अनाउंसमेंट किसने दिया है, कौन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो सीएम विष्णुदेव साय, ठीक है, विष्णुदेव साय, ठीक है, विष्णुदेव साई ने ये इंफॉर्मेशन हमें दिया है ट्विटर के माध्यम से। तो ये भी बताया जा सकता है किसने अनाउंसमेंट किया है, ठीक है बच्चे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे देश के लिए, शुरुआत तो खैर हुई है ना भाई साहब, कहीं ना कहीं से। तो बालोद जिला जो छत्तीसगढ़ का है उसने शुरुआत किया है यहाँ पे, किस चीज का शुरुआत किया है कि बाल विवाह को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, यहाँ पे 100% खत्म हो चुका। अब बाल विवाह यहाँ पे नहीं होते और ना ही फ्यूचर में होने वाले, ठीक है बच्चे। तो ये आज का सेशन था बच्चों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस का नोट जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके से मिलेंगे अगले फिर एक लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।